एनपीएस जो थे वो बैंक्स के बहुत ज्यादा या इन फाइनेंस कंपनीज के बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो एनपीएस है इनको रिकवर करने का, इनको दोबारा से बैंक की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको रिक्रिएट करने का काम जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी लंबा हो गया था। इसके लिए कोई डायरेक्ट चैनल नहीं था। हर केस, हर डिस्प्यूट को अगर आप कोर्ट में लेकर जाएंगे तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में वैसे भी ये चीज बड़ी मुश्किल है कि कोई जो केस है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। नंबर ऑफ पेंडिंग्स बहुत ज्यादा थे और ऐसा कोई फोरम या ट्रिब्यूनल नहीं था जहां पे इन जो ये जो फाइनेंशियल केसेस थे इनका इजी और फास्ट रेजोल्यूशन मिल सके। तो चूंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जो हमारे पुराने लॉज थे वो इस सेक्टर के या बैंकिंग सेक्टर की जो एक्चुअल नीड थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जो स्लो डाउन होता है किसी एक सिस्टम का, उसके बाद ब्रेकिंग चालू होती है। तो ये जो प्रोसेस था यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है उसका स्लोनेस चालू हो गया था, रिकवरी नहीं आ रही थी। लॉज का जो डायरेक्ट मिसयूज बोलेंगे आप, एक प्रकार से मिसयूज की तरीके से ये हो गया था कि लोगों में ये क्लियरलीनेस थी कि इफ इन केस हम डिफॉल्ट तो हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है, बैंक्स के पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि जो 1 to 1 इन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जा सके कि आपको पेमेंट करना है, टाइमली पेमेंट करना है। और चूंकि ऐसा सिचुएशन था, हेंस अब सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही थी कि जो भी स्पेशली जो सिक्योरिटी के तौर पर लोन लेते समय जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी दी जाती है, एटलीस्ट वो सिक्योरिटी का यूज बैंक विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसीजर उन सिक्योरिटीज का यूज कर सके। सिक्योरिटी क्या, जैसे ही आप लोन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे आपकी किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का डिटेल मांगा जाता है या फिर आपसे कहा जाता है कि रीपेमेंट का तरीका आपका क्या होगा, आपको एडवांस में बताना होगा। ठीक है, तो ये जो रीपेमेंट का तरीका है या जो एडवांस में आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है किसी भी लोन के लिए, इस लोन की सिक्योरिटी को अ, किसी भी डिफॉल्ट के केस में या एनपीए होने की कंडीशन में इस सिक्योरिटी का यूज करके पेमेंट की भरपाई की जा सके। ठीक है, तो जो सरफेसी एक्ट है इसको 2002 में हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले एक्चुअली जो इसका यूज है, इसकी जो डिमांड है या इस तरीके की एक नए लॉ की जो जरूरत है वो आफ्टर जो लिबरलाइजेशन का टाइम हमारा चालू हुआ था तभी से चालू हो गया था कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो फास्ट हो, जो इजी वे में हमें रेजोल्यूशन दे सके कि नहीं ये पर्टिकुलर जो केसेस हैं उन्हें हम किसी ट्रिब्यूनल में डायरेक्टली लेकर जाएं और वहां से हम अपना रेजोल्यूशन
ले सके। तो सरफेसी एक्ट हमने इसके पहले कभी डिस्कस नहीं किया है। जो मोस्टली अभी तक हमारा जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड हमारी जो क्लासेस हैं उसमें अभी तक हमने फेमा के बारे में जाना है, या किस तरीके से कोर्ट रेजोल्यूशन के थ्रू हम अपनी केसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सरफेसी एक्ट में विक्रम स्क्रीन शेयर हुआ क्या आपका? एक सेकंड सर, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। आपसे नहीं हो पा रहा है क्या सर? अभी थोड़ी देर पहले हुआ था लेकिन। विक्रम प्रेजेंटेशन आप शेयर कर पा रहे हैं क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से भी नहीं हो रहा है सर, एक सेकंड, थोड़ा एक टाइम बार लगेगा। देखिए तो। आप एक बार देखिए ना सर, हो तो जाएगा मेरे ख्याल से। हो गया था उतना समय। आप कनेक्टेड हैं विक्रम साथ में? 2 है जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। सॉरी, आज थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था वो ऐड अप नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सरफेस, सर आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, वो कवरेज का इशू थोड़ा सा होगा। तो सरफेसी एक्ट जो है इसका अभी हम आने वाले दो या 3 क्लासेस में इसका यूज पढ़ेंगे। इसकी नीड, किस नीड की वजह से इस एक्ट को सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया वो समझने की कोशिश करेंगे। इनकी एप्लीकेबिलिटी जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सरफेसी का पहले तो फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटाइजेशन जो आप कहने का मतलब होता है कि कभी भी जब कोई कंपनी, कोई बैंक आपको लोन देती है, कोई फाइनेंस कंपनी लोन देती है, तो वो एक सिक्योरिटी आपसे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी आपसे कोई ना कोई चीज लेती है, कोई गारंटी आपसे चाहती है कि रीपेमेंट का जो तरीका है वो आप पहले से इन्फॉर्म करें कि आप किस तरीके से रिपेमेंट करेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप सैलराइड हैं या बिजनेस पर्सन हैं। ये चीजें आपको एडवांस में बैंक या फाइनेंस कंपनी जानने की कोशिश करती है। तो सरफेसी एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड है, आपके रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और इसलिए जब इस एक्ट को हम पढ़ें, आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस समझेंगे। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, एसेट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब सिक्योरिटाइजेशन यानी कि डिफॉल्ट होने की कंडीशन में आपकी जो बैंक जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो उन्होंने ली हुई है
उसे लिक्विडेट करती है। पहले ये लिक्विडेट करने के लिए कोर्ट प्रोसीजर्स करना पड़ता था। आज के डेट में सरफेसी एक्ट आने के बाद से बैंक डायरेक्टली लीगल नोटिस देकर और बिडिंग या ऑक्शन के थ्रू ये सिक्योरिटाइजेशन का काम करती है। अच्छा, सेकेंड चीज, सरफेसी एक्ट में जो दूसरा पार्ट है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट या फिर एसेट मैनेजमेंट का काम होता है। रिकंस्ट्रक्शन कहने का मतलब, जैसे कि आपने कोई एक ऑफिस स्पेस है जिसको एज अ सिक्योरिटी दिया हुआ है, कोई आपकी कोई कंपनी है, आप वहां पे अपनी ऑफिस चलाते हैं, आईटी कंपनी है, वो ऑफिस एरिया आपकी है और आपने उसको एज अ सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ऑफिसेज डायरेक्ट ऑक्शन में निकलना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऑफिसेज जो हैं वो मार्केट स्पेस में काफी काफी महंगे वैल्यूज में होते हैं, जिसके लिए 1-to-1 बायर मिलना मुश्किल है। और बैंक के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है, डायरेक्ट रिसोर्स। बैंक में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है कि जो इन प्रॉपर्टीज को सेल आउट करने का काम करे या जो इसके मैनेजमेंट का काम करे। इफ इन केस ये सेल नहीं हो रहा है मार्केट में, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। विक्रम, आवाज क्लियर हो है मेरी, या किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है आपके अलावा? नो सर, आपकी आवाज आ रही है क्लियरली। ठीक है, तो अगर एक एक दो केसेस में आपके पास आवाज नहीं जाती है, तो जैसा मुझे बताया गया है कि विक्रम सर आपके जो हैं या सौरभ सर हैं, वो आपको ऑडियो क्लिप इसका शेयर करेंगे ग्रुप में। तो आप वहां से एक बार आप चाहें तो रिपीट स्टडी कर सकते हैं यहाँ क्लासेस की। सो बेटर रहेगा कि हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आवाज आपको ना आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर नेटवर्क वगैरह का इशू है तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा प्रॉपर जगह पे जाकर आप एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सो हम कंटिन्यू करते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे कि रिकंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, बैंक्स में इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट में कोई एक एसेट मैनेजमेंट की कंपनी होती है। बैंक की खुद की कोई मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट नहीं है जो ऐसे प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करे जिनको एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी बैंक ने सीज किया हुआ है या जब्त किया हुआ है नॉन पेमेंट के केस में। तो ऐसी जगहों पे क्या होगा कि बैंक एक कंपनी हायर करेगी, वो कंपनी वो कंपनी डायरेक्टली ऐसे एसेट्स को अपने पोजीशन में ले लेगी और उनका मैनेजमेंट ये कंपनीज करेंगी। आइदर दे विल सेल इट आउट, वो अपने पोजीशन में रखेंगी और जितने समय तक उनके पोजीशन में है उसको मैनेज करेंगी। उससे आने वाली इनकम को बैंक में सबमिट किया जाएगा। आइदर वे ऑफ लीजिंग, लीज पे देना, रेंटिंग करना, ये सारा काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी करके बैंक को जो भी उसका रेंटल पार्ट है या जो सीजिंग पार्ट है वो दे देगी। अच्छा, इसमें इन कंपनीज का क्या बेनिफिट है? ये कंपनियां इस तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए एक वन टाइम चार्ज लेती, ठीक है। इसके अलावा इफ इन केस ये कंपनियां अगर कोई ऑक्शन या बिडिंग करवाती हैं तो उस ऑक्शन से आने वाली इनकम पे जो अमाउंट है उसमें एक पर्टिकुलर कमीशन इन कंपनीज का होता है। जनरल सेंस जनरली ऐसा होता है, बट ऐसा ना भी हो तो भी एक फिक्स अमाउंट ये कंपनीज बैंक से चार्ज करती हैं। और जब इन प्रॉपर्टीज की डीलिंग हो जाती है तो
बैंक इनकी चार्जेस को भी उस चार्ज में जोड़ती हैं जो कि रिकवरी अमाउंट में कैलकुलेटेड है। तो सरफेसी एक्ट जो है वो 2002 में लागू किया गया था, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और ये सारे एक्ट्स जो होते हैं वो इंडियन पार्लियामेंट में, हमारी संसद में इन एक्ट्स को पारित किया जाता है और उसके बाद से ये कानूनी रूप लेते हैं। सॉरी। सो जब हम सरफेसी एक्ट का डिस्कशन करते हैं तो अब हम नॉर्मल सेंस में ये समझते हैं कि किसी भी डिफॉल्ट के केस में बैंक के पास ये राइट होता है इस एक्ट के आने के बाद से कि वो उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली सीज करके बाय द मीनिंग ऑफ सेलिंग आउट, बाय द मीन्स ऑफ renting it or sending it for lease, by the mean of reconstruction of the asset, bank used to collect his recovery, यानी कि बैंक अपनी रिकवरी इन प्रोसेस के थ्रू कर लेती है। अब कई ऐसे तरीके हैं, कई ऐसे लूप होल्स हैं इन इस लॉ में भी जिनको अब पिछले, क्योंकि 2002 में ये रूल आया था, आज 2020 है, लगभग 18 साल हो गए हैं। तो कई ऐसे जो लूप होल्स हैं सिस्टम में देखने को मिले हैं जो कि आज के डेट में ये क्लैरिफाई करते हैं कि इन लॉज में भी धीरे धीरे चेंजेस होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ये जो लॉज हैं उनको फिर से दोबारा पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए, कोई नया रूल लाया जाए। पर ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में ये जो सरफेसी एक्ट है वो काफी सक्सेसफुल है। काफी अच्छे तरीकों से केसेस को रिजॉल्व करने का जो इसका टर्न अराउंड रेशियो है वो अराउंड 50% के आसपास है। पहले कोई भी डिस्प्यूट का केस डायरेक्टली कोर्ट जाता था और आप यकीन मानिए आप रिकॉर्ड्स अगर देखेंगे तो मोस्टली केसेस पेंडिंग रहा करते थे। आज के डेट में एटलीस्ट उसका जो रेजोल्यूशन टाइम है, जो टर्न अराउंड टाइम है, वो अराउंड 50% के आसपास है कि जितनी भी केसेस सरफेसी एक्ट के थ्रू मतलब जितने भी डिफॉल्ट के केसेस रेज होते हैं अंडर सरफेसी एक्ट, अराउंड 50% केसेस रिजॉल्व कर लिए जाते हैं। इसके पहले ये प्रोसेस काफी लंबा भी हुआ करता था और ये जो रेजोल्यूशन का रेशियो है वो भी काफी कम हुआ करता था। तो अभी हम पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के सिनेरियोज क्या थे, या किन कंडीशंस में ये जो सरफेसी एक्ट है इसको लागू किया गया था। तो सबसे पहली बात कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून जब इस तरीके का नया बनाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए स्पेशली, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट वाइज डिफर कर सकता है। ऐसा अभी आप लोगों ने जीएसटी के टाइम पे भी देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी डिस्प्यूट रहता है इस चीज को लेके, इसके रेजोल्यूशंस को लेके, और जो फाइनल रेजोल्यूशन है वो दोनों के डिस्कशन से ही आता है। वैसे ही सरफेसी एक्ट में जो किसी कंडीशन पे अगर कहीं डिस्प्यूट होता है
तो लोकल जुडिशरी की हेल्प लेनी होती है, यानी स्टेट की जो जुडिशरी सिस्टम है वहाँ के जज होंगे। आपका अगर केस रायपुर का है तो रायपुर के जज की जरूरत पड़ सकती है अगर प्रॉपर्टी को सीज करना है। सेकंड, किसी एडवर्ट सिचुएशन में लोकल पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव जो सपोर्ट है वो काफी लगता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ को विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन इसके रेगुलेशन का काम, इसमें कोई नया अमेंडमेंट आता है, वो सारी चीजें देखने का और इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का काम आरबीआई का है। आरबीआई की, चूंकि बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो आरबीआई की गाइडलाइन पे वर्क करते हैं, इसलिए बैंक्स को कोई भी नया चेंज होता है, कोई नया चीज ऐड होता है या कोई चीज इस लॉ से हटाई जाती है, तो जैसे बोलते हैं ना कि जब तक रिटर्न में कुछ नहीं दिया जाएगा तब तक बैंक कोई वर्क नहीं करेगी। यानी हर चीज का एक लिखित दस्तावेज होना जरूरी है, प्रॉपर ऑर्डर आता है तब तक कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करती है आरबीआई के लिए, एंड थ्रू आरबीआई इस एक्ट में अगर कोई चेंज करना होता है तो वो किया जाता है। तो इनिशियली इस लॉ को बनाने का काम भी इन सब ने मिलकर किया है, इन सब ने बैठकर किया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बैंक्स एक्चुअली कैसे रन करती है। बैंक्स में हम आप जनरल पब्लिक अपना पैसा जमा करते हैं, तो कल के डेट में अगर बैंक किसी को लोन देती है और वो पैसा फंसता है तो अल्टीमेटली ये पब्लिक इंटरेस्ट का जो फंड है वो स्टक हो जाता है, और चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट का फंड है इसलिए इसका रेजोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। अगर पैसा रिटर्न नहीं आएगा तो कोई भी बैंक का जो बिजनेस है वो डिसरप्ट होगा, किसी भी बैंक का बिजनेस स्लो डाउन होगा और अल्टीमेटली वो बैंक ब्रेक हो सकती है। तो ऐसे एनपीएस को रिटर्न आउट करने के लिए ही ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है। सेकंड चीज ये था कि आप लोगों में से अगर कुछ लोगों ने कंपनी लॉ के बारे में जान कंपनी लॉ आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, तो एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट है, या इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये एक प्रकार से कंपनी लॉ का ही छोटा भाई है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है जिसको 1985 में लागू किया गया था। यहाँ पे जो कंपनीज की एसेट है उसको जब्त करने के पहले जो एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट होती है, जो एक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होती हैं, उन कंपनीज को, उनके एसेट्स को सीज करने के पहले प्रॉपर ऑर्डर्स होना कंपलसरी है। ये इस एक्ट में अलग से मेंशन है बकायदा। तो कई बार बैंक्स को प्रॉब्लम होती है इन कंपनीज के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को डील करने के लिए। तो 85 में जब ये एक्ट आया उसके बाद से कंपनीज की जो कंपनीज का जो रीपेमेंट है वो लेने में बैंक्स को या इन कंपनी फाइनेंस कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम आती थी। ऐसी कंपनीज क्या करती थी कि डायरेक्टली अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती थी, एसेट उनके पड़े रहते थे और फैक्ट्रीज हैं, लैंड है, तो ऐसी कंपनीज को फिर कन्फिस्केट करना, उनको सील कर दिया जाता था, लेकिन डायरेक्टली कोई फंड जो है वो बैंक को रिटर्न नहीं आता था। बैंक का काम तभी तक अच्छा है जब तक उसके पास जो पैसा है वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कैश मनी है, सिस्टम पे मनी है, उसके दिख रहा है। अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी उसे मिलती है
तो बैंक के किसी यूज का नहीं है। अगर बैंक कोई फैक्ट्री सीज करती है अपना एनपीए कवर करने के लिए, तो उस फैक्ट्री का यूज करके वो अपने लिए कोई नया इंटरेस्ट जनरेट नहीं करती। फैक्ट्री में ताला लगा रहता है, उसे सीज कर दिया जाता है, और अनटिल अनलेस उसका कोई मार्केट में सेल आउट ना हो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो वैसे ही एज इट इज पड़ी रहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से एक 90s के टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी, नरसिम्हन रिपोर्ट। मिस्टर नरसिम्हन उस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी थी 30 सितंबर 1990 को, कि 15 लाख से ज्यादा जो केसेस थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से मतलब दायर किए गए थे, मुकदमे ऐसे दायर किए गए थे जो कि फाइनेंशियल एनपीएस से रिलेटेड थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड थे। मतलब रिकवरी ऑफ लोन जहां पे अटकी हुई थी, ये लोन्स बैड लोन्स में या एनपीएस में कन्वर्ट हो गए थे, और बैंक केवल और केवल कोर्ट केसेस बढ़ा रही थी। उन बैंक को अपने पैसे नहीं मिल रहे थे, यानी जहां पे भी डिफॉल्ट हुआ वो कोर्ट केस कर रहे हैं और उसका कोई प्रॉपर फाइनल सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली बैंक का पैसा रुक जा रहा है। अच्छा, इस कमेटी ने एक ट्रिब्यूनल गठित करने का सुझाव दिया, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा आप सुनते हैं, तो एक सेपरेट ट्रिब्यूनल गठित करने का वो दिया, जो कि स्पेशली रिकवरी ऑफ डेब्ट का जो प्रोसेस है, यानी लोन की जो रिकवरी का प्रोसेस है, उससे रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए स्टार्ट किया जाए। तो यही फिर रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 इसे लागू किया गया था। यही एक्ट बाद में डिसॉल्व करके सरफेसी एक्ट को 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि 1993 में जो एक्ट आया था इसमें स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला, नया ट्रिब्यूनल बैठा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ये वर्क करते थे, ये काफी जल्दी रेजोल्यूशन देते थे, और सबसे बड़ी बात, इन बेंच में केवल इन एनपीएस से रिलेटेड केस लेकर जा सकते थे आप। तो बनी बात है कि जब ऐसे केसेस ही केवल जाएंगे तो इनके रेजोल्यूशंस मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इस एक्ट को 93 में लागू करने के बाद इनिशियली 2-3 सालों में तो रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन उसके बाद फिर इसके लूप होल्स सामने आने लग गए। जो केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल में अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो उसे कोर्ट केस भेजा जा सकता है। इस तरीके का प्रावधान वहां भी था और सरफेसी एक्ट में भी है, पर वहां पे डायरेक्टली प्रॉपर्टी को सीज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि बैंक, अगर ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दिया है कस्टमर उसको मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो फिर वो कोर्ट जा सकता है। बट यहाँ पे सरफेसी एक्ट में ऐसा नहीं है, वहां पे स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग की गई बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। 1993 के इस एक्ट में जो चीजें हमने देखी, जो चीजें महसूस की और जो हमें डिफरेंस समझ में आया, उसके बेस पर हमने एक नए लॉ का गठन किया, सरफेसी एक्ट का, और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे सिस्टम में चालू किया गया। अच्छा, अब ये लॉ इससे इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो कुछ और डिफरेंट लॉज थे, जैसे 1993 में ट्रिब्यूनल के थ्रू रेजोल्यूशन देने की कोशिश की गई, उसके अलावा 97 में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू किया गया।
जो ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये आज के डेट में भी एक्टिव है अंडर सरफेसी एक्ट या अंडर नॉर्मल बैंकिंग एक्ट। वन टाइम सेटलमेंट में सबसे बड़ी बात है कि आप अगर लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक कस्टमर हैं, आप लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक आपको, बैंक से जो रिकवरी डिपार्टमेंट है वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बताएगी, एक पर्टिकुलर सेटलमेंट अमाउंट आपको बता दिया जाएगा कि मिनिमम इतना पेमेंट करने के बाद आपके लोन को क्लियर आउट माना जाएगा। अच्छा, ये वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट जो है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आपने 1 लाख का लोन लिया है और 50,000 आपने पेमेंट किया हुआ है। अब आपको 1 लाख के लोन पे कुछ ब्याज भी लगा होगा, तो आपने अभी तक जो पेमेंट किया है, सॉरी, आपने जो लोन लिया है 1 लाख का प्लस ब्याज मिला के, मान लीजिए टोटल लोन का जो अमाउंट है वो 1,20,000 के आसपास हो जाता है। अब आपको पेमेंट कितना करना था? 1,20,000। आपने 50,000 का पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी, और बैंक की तरफ से जो आपका पेंडिंग अमाउंट है वो है 70,000 का। अब बैंक में आपकी ईएमआई अभी जा नहीं रही है किसी रीजन से, 60 डेज का अगर नॉन पेमेंट होता है, यानी कि आज आपकी लोन की ईएमआई का डेट था, आज आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, आज से 60 डेज तक अगर वो पेमेंट नहीं जाती है तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेजती है। इस बीच इन 60 दिनों में बैंक आपसे वन टाइम सेटल करने की भी बात करती है कि अगर आप पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक वन टाइम सेटलमेंट करिए। आपका 70,000 ड्यू है कंप्लीट अमाउंट, आप 40,000 50,000 एक अमाउंट है जो वो कैलकुलेशन बेस पे ही बताएंगे। उनके सिस्टम पे जो कलेक्शन टीम होती है उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है और वहीं से वो कलेक्शन अमाउंट निकालते हैं। इस वन टाइम सेटलमेंट के बाद आपका जो लोन है वो सेटल्ड दिखाएगा। अच्छा, जनरली लोग लोन सेटल कराने की जो सुझाव है नहीं देते हैं, वो आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप सेटलमेंट कराइए, क्योंकि ये सेटलमेंट का प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली आपके जो सिबिल स्कोर है, जो आपका क्रेडिट स्कोर है, उसको हिट करता है। बट पहले तो ये सिस्टम भी नहीं था। पहले अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो कस्टमर से कोई बातचीत नहीं की जाती थी। वो जो 60 डेज का टाइम है वो देख लिया गया, नोटिस दे दिया गया। अगर पेमेंट नहीं आ रही है तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे आज की कंडीशन में आपको बकायदा फोन आएगा कि इतना नहीं, आप इतना एटलीस्ट अभी पेमेंट कर दीजिए ताकि हम अभी आपका वन टाइम का पेमेंट शो कर दें। आपके 3 या 4 जो पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट हम वन टाइम आपका शो कर दे कि नहीं, आपका इंटेंशन डिफॉल्ट करने का नहीं है, किसी फाइनेंशियल रीजन से, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपका जितना उस मंथ का ईएमआई है अगर वो नहीं आया, अगले महीने का भी ईएमआई नहीं आया, तो जब तीसरी बार कोई आपको फोन कर रहा होगा बैंक का पेमेंट के लिए, तो वो आपसे एक साथ सारा पैसा मांगता था। तो ये एक तो चीज थी। दूसरा, लोन अगर आप क्लोज कराना चाहते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आप वन टाइम कोई पेमेंट करके सेटलमेंट मोड पे जा सके। कोई डिस्कशन करके आप एक लमसम अमाउंट पेमेंट करें कि मैं इतना पेमेंट कर सकता हूँ, बदले में आप मेरा लोन की ऑब्लिगेशन खत्म कर दीजिए, यानी मैं आगे कोई ईएमआई वगैरह पे नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना ही फाइनेंशियल सपोर्ट है जो मैं अभी आपको दे सकता हूँ, बदले में आप मेरा लोन 1 to 1 एंड टू एंड क्लोजर इसका देकर मुझे आप एक रिसिप्ट दे दीजिए। इसके बाद एक कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम 2001 में आई। जो कॉर्पोरेट लोन्स हुआ करते थे, उन लोन्स को, उन डेब्ट्स को
रीस्ट्रक्चर करने का एक प्रोसेस लाया गया। ये जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं एक्चुअल में इनके अमाउंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ के लोन्स होते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब कोई भी कॉर्पोरेट लोन नहीं चुकाती थी तो उस कॉर्पोरेट को दिवालिया घोषित कर दिया जाता था, उसे सीज करके कन्फिस्केट करके वाया कोर्ट उसका सेटलमेंट किया जाता था। अभी इतना बड़ा अमाउंट है, उसके लिए बायर ढूंढना, मार्केट में उसी रेपुटेशन की कोई दूसरी कंपनी ढूंढना, और उसका भी इतना एसेट होना चाहिए कि उस नई कंपनी को कि वो इस कंपनी की प्रॉपर्टी को परचेस करे, उसमें इन्वेस्ट करे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता था। तो अभी क्या कर दिया जाता है कि उनकी जो लोन है उसकी री स्ट्रक्चरिंग की जाती है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है और उसे एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को ले लीजिए, आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी और इनकी कंपनी सिमिलर है, तो आपको पता भी है कि इस बिजनेस को कैसे रन करना है, तो आप कुछ मत करिए, आप ये कंपनी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कंपनी का मालिकाना हक हम आपको देंगे। एक ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा कि इतने ड्यूरेशन, पहले तो आप लेते समय कोई एक अमाउंट पेमेंट होता है, उसके बाद यानी ये डील अमाउंट होगा, उसके बाद उसी लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा और आपको वो पैसा पेमेंट करना रहेगा। आपको एक, आपका बेनिफिट क्या है, आपको एक नई कंपनी मिल गई, आपको उसको चलाने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप सेम सेक्टर के हैं, और सेक्टर के ना भी हो तो आपके पास ऐसा वर्क फोर्स है कि आप उस कंपनी को रन कर सकते हैं। और सेकंड चीज ये कि जो रीपेमेंट है उसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि आप 5 साल, 4 साल, 10 साल में इसका रीपेमेंट करिएगा। तो इसका जैसे आप अभी रिसेंट एग्जांपल दे सकते हैं, तो एक ऑयल कंपनी थी रुचि सोया करके, या रुचि ऑयल्स करके, आप जानते होंगे, जिसे अभी पतंजलि ने टेक ओवर किया है। रुचि सोया जो थी वो बैंकरप्ट हो गई थी, उसके डेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, जो लोन उन्होंने लिया था उसका रीपेमेंट नहीं हो रहा था, बैंक कंपनी घाटे में थी। तो अभी कुछ समय पहले ही पतंजलि जो है उसने रुचि सोया को अधिग्रहित किया है, और अब वो कंपनी जो है उसकी जो एसेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, अब वो पतंजलि की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। पतंजलि को बैंक्स ने उस लोन को रिकवर करने के लिए एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, प्लस चूंकि पतंजलि की खुद की अपनी एक एसेट वैल्यू है, अपनी एक मार्केट वैल्यू है, तो पतंजलि को इस डील को करने के लिए भी अलग से बैंक से लोन प्रोवाइड हो गया। ठीक है, तो ये काम जो है, इस तरीके के जो काम है उनको ही रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है, कि जहां पे लोन्स को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, फिर से उसे नए नए ड्यूरेशंस में लागू किया गया। बदले में बैंक का क्या बेनिफिट है, बैंक का पैसा पूरी तरह डूबने की बजाय फिर से चैनलाइज हो जाता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका पैसा आज नहीं तो कल फिर रिटर्न आना चालू हो जाएगा, इसकी गारंटी आ जाती है। तो बैंक इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग का काम भी आज के डेट में किसी न किसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू करवाती है। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, ये सीधा सीधा बताता है कि इन लॉज की जरूरत क्यों पड़ी, सरफेसी एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब 2001 में ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस था, 1997 में वन टाइम सेटलमेंट था, तो इन लॉज को लाकर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर तो एक रेजोल्यूशन दे दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म सिस्टम में जब गवर्नमेंट ने देखा तो उन्हें दिखा कि नंबर ऑफ
जो डेप्थ है, जो अमाउंट ऑफ डेप्थ है, वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिस समय एक कमेटी बैठाई गई, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास का जो डेप्थ है, जो लोन है, वो बैंकिंग सेक्टर में फंसा हुआ है थ्रू लीगल चैनल, यानी कि जिस पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ऐसे केसेस में जो फंड है वो 12,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है किसी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। इसके बाद ही हमारा सरफेसी एक्ट लागू किया गया, एक कमेटी गठित की गई जिन्होंने इस पे सुझाव दिया और अंत में पार्लियामेंट में से लागू किया गया। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट। इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक थर्ड पार्ट है जो इस लॉ में है। इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट करने का मतलब कि कल के डेट में अगर कोई फर्म, कोई बोरोवर अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो उस पे जो इंटरेस्ट लागू होता है, उस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो एज इट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे सेम रेट से लगेगा। प्लस आप देखते होंगे कि आज के डेट में अगर आपका लेट पेमेंट होता है तो आपको एक चार्ज अलग से लेट पेमेंट फीस के तौर पे या लेट पेमेंट का चार्ज लगता है। तो पहले ऐसे चार्जेस नहीं लगा करते थे। पहले जो इंटरेस्ट है वो दे रहा है, मतलब जिनकी ईएमआई जा रही है यानी वो इंटरेस्ट दे रहा है, जिनकी ईएमआई नहीं जा रही है वो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस पर अलग से चार्जेस। लागू करने का कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं था। तो ये तरीके जो हैं ऐड अप किए गए कि आप अगर आप नॉन पेमेंट की स्टेटस में रहेंगे तो आपको इस रेट से नए चार्जेस लगेंगे, आपको लेट पेमेंट फीस लगेगी, आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपको चार्जेस लगेंगे। आपको 1 लाख का लोन है, सॉरी 10,000 की ईएमआई है आपकी, आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपने 8,000 6,000 रुपए पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो बैंक कभी भी वो पैसा वापस जो आ रहा है उसे लेने से तो मना नहीं करेगी, लेकिन रेस्ट अमाउंट पे आपको फाइनेंस चार्जेस लग जाएंगे। स्पेशली ये क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के केसेस में होता है, जहाँ पे अगर पार्शियल पेमेंट हो रहा है, पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको एक लंबा चौड़ा तगड़ा फाइन लगाकर नेक्स्ट मंथ तक के लिए छोड़ दिया जाएगा। और ये काफी लंबे समय तक इसको नहीं खींचा जाता है। ऐसी कंडीशंस में जो आपकी रिकवरी एजेंसीज हैं, जो बैंक की रिकवरी टीम है, वो आपके पास कंटिन्यूसली इस चीज को फॉलो अप करेगी। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं, ऐसे केसेस बढ़ते हैं, तो आपसे 1 to 1 बात किया जाएगा लोन क्लोज करने के लिए। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सरफेसी एक्ट का। अभी हम आज यहाँ पे क्लास क्लोज करेंगे। एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करके, ऑब्जेक्टिव जो है या इस एक्ट का स्कोप क्या है। हमने इसे इम्प्लीमेंट तो कर दिया, इम्प्लीमेंट करने का रीजन समझ में आ गया, पर किस लिए इस एक्ट को लाया गया है, इसका गोल क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो सीधा सीधा है कि जो अभी तक नॉन पेमेंट के कंडीशन में केसेस होते थे, लंबा प्रोसेस फॉलो होता था, अब इस एक्ट से सीधा सीधा ये करने की कोशिश की गई है कि जो फंड है, जो पैसा है जो रुक जाता है, जिसको लाने के लिए लंबे प्रोसेस करने पड़ते हैं, वो फंड जितनी भी इजीली, जितने भी अच्छे तरीके से, विदाउट किसी लीगल प्रोसीडिंग में गए हुए, हमें रिकवर होना चालू हो जाए। इससे बेनिफिट क्या है, बैंक का रुका हुआ पैसा आ जाता है, बैंक की लिक्विडिटी बढ़ती है, और चूंकि लिक्विडिटी बढ़ती है
तो बैंक अपने आप ही स्ट्रांग होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने यस बैंक का केस देखा होगा, वहां पे एक्चुअल में क्या हुआ था, यस बैंक ने काफी बड़े जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जिस समय उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ये कंपनीज जो थी, जिन कंपनीज को इन्होंने लोन दिया हुआ था, ये कंपनीज का मार्केट रेपुटेशन बहुत तगड़ा था। रिलायंस को इन्होंने दिया हुआ था, DHFL को दिया हुआ था, प्लस वीडियोकॉन को, सॉरी वीडियोकॉन को नहीं, DHFL वगैरह को इन्होंने पेमेंट किया हुआ था। तो जिस समय और भी कई कॉर्पोरेट्स हैं जिनको इन्होंने बल्क लोन दिया हुआ था, बड़े अमाउंट के लोन थे। तो जब ये कंपनीज डिफॉल्ट हुई तो बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ बैंक का फंस गया मार्केट में। ऐसी कंपनीज की बैड लोन की वजह से उस अमाउंट की रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। ऐसे में बैंक की जो लिक्विडिटी है, बैंक उतना ही पैसा मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ लोन दे सकता है, उतना ही बिजनेस वो कर सकता है जितनी उसके पास खुद की फंड होगी, जितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगा होगा। उससे वो 1 रुपए ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकता है एज पर RBI गाइडलाइन। 100 रुपए है, आप 70 रुपए ही लोन दे सकते हैं। आपको अपने पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखना है जिससे आपने पैसा लिया हुआ है। कल को अगर कोई अपना पैसा निकालने है तो ऐसा ना हो कि बैंक बोलेगी कि अभी तो हमने लोन पे दिया हुआ है, जब आएगा इंटरेस्ट तो हम आपको पेमेंट करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। बैंक वर्क एज अ कंपनी, इट शुड बी प्रोफेशनल। और जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्हें ऑन डिमांड पेमेंट करने का जो रूल है ये खुद RBI प्रोवाइड करती है कि जिस समय भी कोई पर्सन अपना पैसा रिटर्न मांगने आएगा, ये बैंक की मजबूरी है, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली कि उसे ऑन द काउंटर वो लोन क्लियर करना ही पड़ेगा। वो मना नहीं कर सकते अपने कस्टमर को पेमेंट देने के लिए। तो इस बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ी बात कि ये जो रूल है ये टुकड़ों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे GST पूरे इंडिया में लागू किया गया है, इसके पहले जो सर्विस एंड गुड्स एक्ट हुआ करता था, तो ये जो सर्विस एंड गुड्स एक्ट हुआ करता था वो भी एक तौर से पूरे इंडिया पे लागू था, बट उसमें जो बेसिक कंट्रोल था वो बहुत ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास था। डायरेक्ट टैक्सेशन की सिस्टम नहीं थी। वैसे ही